बैठ जा भाई, 14 घंटे तो यहाँ जमकर आप एक 14 घंटे नहीं बैठ सकते, तो पागल है पीछे। देखो मेरे कहने के बाद भी बैठ जा भाई, हम बैठे ना, बैठ जा रहा हूँ कि आप बहुत ठंडे शब्दों में इस बात को कह रहा हूँ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हम आरएसएस और तमाम चीजों में बातें करते हैं, लेकिन हम अपनी कमियों को नहीं पहुँचते। क्या अगर आपकी जगह आरएसएस के लोग किसी बात के लिए आंदोलन कर रहे होते तो भेड़ बकरे की तरह खड़े होते क्या? आज हमें सुनिश्चित करना है कि कल करें तो आज कर, आज करें तो अब, और पलने विलने हो जाएगी। नहीं करोगे तो जो कुछ होगा आज ही होगा। ये जो अत्यधिक गुस्सा है ये भी खतरनाक है। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ, पहले उसके संघर्ष को देखो, फिर अपने आप को महसूस करो जब आपने उसको रोते हुए देखा कि जब वो रो रही थी आपके मन में क्या महसूस हो रहा था। फिर महसूस करो, आप ये भी महसूस करो सविता रॉय यहाँ क्यों। ये सविता रॉय को भी समझना पड़ेगा आप लोगों को। सविता रॉय नहीं है। सविता रॉय के पीछे कौन सी ताकत है जो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है। कह रहे हैं कि भाई 60 दिन में चार्जशीट दाखिल होती है, चार्जशीट के बाद जो है गिरफ्तारी होती है, या चार्जशीट के आधार पर गिरफ्तारी होती है। आप ये महसूस करो, 1 साल हो गया हमारे आपको। इसका मतलब कानून से भी बड़ी ताकत सविता रॉय के पीछे। और आप ये भी समझो, ये भी एक तरीका है कि जिन सरकार का जिन लोगों पे भरोसा है कि इनके जरिए हम अन्याय कराने हमारे उनको बार बार क्यों वो करते रहते हैं, समय बढ़ाते रहते हैं। उनका एकमात्र कारण ये है कि सविता रॉय को जानने के लिए इनकी हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है कि सविता रॉय ने सबसे पहले क्या किया। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सविता रॉय जहाँ रही उन्होंने इसी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मुस्लिम, अन्य धार्मिक क्लब से इनके जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, उनमें जो भी आवाज उठाने वाला टीचर हुआ उसको निपटाने का काम किया। ये इनका पहला मामला नहीं है। कभी आप सोचते हो कि पहला ऋतु इनका शिकार हुई, ऋतु तो बोल पड़ी, बहुत सारे लोग इनके शिकार हुए और शिकार होकर चुपचाप पढ़ लिख के मेहनत मजदूरी करने के लिए चले गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एक और चीज बहुत जिम्मेदारी की, जैसे आपने कहा कि इन्होंने ऋतु के प्रोटेस्ट पर डाका डाला, वहां से लूट करी, चोरी की। ये आप जो बार बार कहते हैं ना, मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं, भगवा जो है वो इनका अपना रंग नहीं है। भगवा बुद्ध का रंग है, सीवर का रंग है भगवा। ये नक्सली लोग हैं, इनका अपना हिस्टोरिकल कुछ नहीं है। दूसरा, इनका एक ही वो है, इन्होंने हमसे चुराया जो कुछ चुराया। ठीक है, जैसे डकैती हमारी हिस्ट्री में कर रखी है। आप लोग चीजों को समझो, आप उन्हीं के हिसाब से बोलते जो बोल चाहते क्या बोले। ये हमारा रंग है, सेफ्रून जो है ये चीवर का रंग है। जितने हमारे बुद्ध हैं वो सब लोग इसको पहनते थे। आप समझो लड़ाई क्या है इस देश में, व्यवस्थाओं की लड़ाई, सभ्यताओं की लड़ाई। और ये लड़ाई धर्म की नहीं है। हमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने धर्म को किस आजादी से मनाते हो। आपको पूरा अधिकार है, आप अपने धर्म को जो मनाए करो, जिस तरह से करो, आपके हाथ में जितनी ताकत उस ताकत से करो, जितने साधन लगा के करना है करो। लेकिन इस देश में लड़ाई हिस्सेदारी की है। हम लोग यहाँ क्या धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए आए, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आए कि वो 25,000 पोस्ट। भाई आप सुनो, अगर ग्राम में सरपंच से लेके और सांसद तक अगर कोई अपने पद से बर्खास्त हो जाता है किसी कारण, तो 6 महीने के अंदर चुनाव होते नहीं होते।
लेकिन इंस्टीट्यूशन में जहां से भविष्य निर्माण हो रहा है 25 हजार बैकलॉग है। आप भरिएगा क्यों? क्योंकि आपका एकमात्र लक्ष्य ये है, जब आप इन 25,000 बैकलॉग को भरोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में रिजर्वेशन का पैटर्न है, हिस्सेदारी का, प्रतिनिधित्व का, उसमें हमारे बच्चे भी जाएंगे, यानी पिछड़े आदिवासियों के बच्चे भी जाएंगे। आप इस बात से डरते हो। आपका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जिस तरह से ये आज 70 साल में संविधान के आने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो गए, इनको कैसे कमजोर किया जाए, इतिहास गवाह है। और आप जान लो, किसी को मारना हो, तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, उसका रोजगार छीन लो, उसकी कमर टूट जाएगी, वो इस लायक रहेगा ही नहीं। अगर आपके घरों में कनस्तर में आटा नहीं होता तो आप आ जाते क्या? जिनके कनस्तर में आटा नहीं, वो प्रोटेस्ट में आए हैं या अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करने गए? आप समझो लड़ाई क्या है। वो आपको हैंड टू माउथ करना चाहते हैं, वो आपका रिसोर्स खत्म करना चाहते हैं, आपका व्यापार खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में चल रही है। वो अलग बात है कि संगठित नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा मेरे भाइयों, डट जाओ। आप महसूस करो कि शहीद आजम भगत सिंह को महसूस करो। 58 दिन तक भूख हड़ताल, आप समझ सकते हो? ये होता संकल्प लड़ने का। इतने दिन अन्याय और जुल्म की इंतहा, बर्फ पे लिटा के लाठियों से पीटा गया, जख्मों पे नमक लगाया गया, ये होता है कमिटमेंट। क्या आप महसूस करो कि हमारे अंदर वो कमिटमेंट है? कह के तो बिठाना पड़ रहा है कि बैठ जाओ। भेड़ बकरियां कहीं जीतती देखिए आपने? आप अपने अंदर आत्मबल तो पैदा करो, अपने अंदर त्याग समर्पण तो पैदा करो। मैं देख रहा हूँ बहुत उम्र के सीनियर लोग हैं, बेचारे बैठे हैं, लेकिन नौजवान उस बात को नहीं अपील कर रहे हैं। कहते हैं जोर जवानी, कहाँ चल रही है जवानी? जवानी तो ऐसी हो रही है कि लट लेके बिठाना पड़ रहा है कि बैठ जाओ बैठ जाओ। ये जवानी है क्या? ये जवानी नहीं है। ये तो इससे युद्ध नहीं, ये जंग नहीं जीती जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो नारा मेरे बार बार क्यों याद आ रहा है? क्योंकि हालात ऐसे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हालात ऐसे थे। आज संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज हम सब लोगों को मिलकर संघर्ष करना है, इनके षड्यंत्रों से बचते हुए, इनके झूठ से बचते हुए, इनके उपहार लालच से बचते हुए हमें संघर्ष के लिए कमर कसनी है। और ये संघर्ष एक दिन में खत्म नहीं होगा। 145 दिन में हम यहाँ तक तो आए कि वार्ता का रास्ता बना। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। 145 दिन आप महसूस करो, अभी लड़ाई का पहला चैप्टर चल रहा है। और आप जिस जोश में हैं, इस जोश को बना के उसको देखो, कुछ ही देर में आपके पक्ष में फैसले आ जाएंगे। हमने क्यों भेजा उन्हें? हम भी तो जा सकते थे, मेयर महमूद भाई, खूब उनके साथ बहस करके आते, क्योंकि लड़ाई को वो लोग लीड कर रहे हैं। हम भी तो जमीन पे बैठे। जब तक आप यहाँ थे, अब पहले जब मैं उधर नहीं गया तो हम लोग यही जमीन पे बैठे थे ना। या फिर पूछने लगे कि जब हम आप ही बैठे। लड़ाई यहाँ स्वाभिमान सम्मान की आपस में नहीं है। यहाँ लड़ाई है उस बहन को, उस विषय को आगे बढ़ाने की, जिस विषय पे जंग हो रही है। वो भी चाहते हैं कि हम लोग इधर उधर की बातें करें। हमें इधर उधर की बातें करनी नहीं। आज हम राजनीतिक बात थोड़ा कर रहे हैं। आज हम ये बात कर रहे हैं कि देश की इतनी यूनिवर्सिटियों में, इतने डिपार्टमेंट में जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, वो कब भरा जाएगा? क्यों नहीं भरी है सरकार? हर स्टेट में 4-5 लाख सरकारी नौकरियों का बैकलॉग क्यों नहीं भरी है सरकार? और लगातार नौकरियां खत्म कर रही है। क्यों कर रही है? अग्निवीर योजना लाके आर्मी में जो लोगों का विश्वास था, राष्ट्र के प्रति जो उनकी प्रतिज्ञा थी, संकल्प थे, उसको क्यों जीरो किया आपने? और आर्मी के जो हमारे नरवाने साहब थे, जनरल साहब, उन्होंने क्या लिखा अपनी किताब में कि ये जो है, आर्मी से भी नहीं पूछा इन्होंने किसानों के खिलाफ कानून बनाया, किसानों से भी नहीं पूछा। इन्होंने ड्राइवरों के खिलाफ कानून बनाया, ड्राइवरों से भी नहीं पूछा। इन्होंने जीएसटी लागू की, व्यापारियों से भी नहीं पूछा। नोटबंदी की, जनता से नहीं पूछा। लेकिन इनको समझो, इनका असल मकसद क्या है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। ये बात को भी तुम समझो। गरीब ये सोच रहा था नोटबंदी के समय कि अमीरों की जेब से पैसा निकलेगा। अमीर की जेब से कुछ नहीं निकलने वाला। अमीर के 2 रुपए निकलेंगे, आपका सब कुछ निकल जाएगा। इस देश में लड़ाई क्या समझो? जीएसटी की असल चोट किस पे पड़ रही है? बड़े उद्योगपतियों पे या छोटे व्यापारियों पे? जीएसटी की असल मार पड़ रही है छोटे व्यापारियों पर। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं। मैं उत्तर प्रदेश का दौरा करके आया कि यहाँ से दिल्ली से एक लिस्ट आती है या लखनऊ शासन से एक लिस्ट आती है डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी कहा था ये जाति धर्म के लोग हैं, इनकी दुकानें, इन दुकानों पर जाकर टैक्स का छापा मारना। ये जो इस सोच के साथ जो राज हो रहा है,
बदलना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे कि 22 तारीख को कोई आयोजन है, हमें उससे कोई दिक्कत। हम कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें कीजिए, लेकिन आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जो पैसा वहां खर्च हो रहा है, क्या देश में इतनी खुशहाली आ रही है, सरकारी पैसा आप वहां खर्च कर रहे हो? आपको ये भी बताना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा। किसी अन्य धार्मिक आयोजन होगा तो आप उस पर भी इतनी शिद्दत से काम कर पाओगे? जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग, जो खुदा को मानने वाले लोग हैं, जो वाहिगुरु जी को मानने वाले लोग हैं, जब उनकी धार्मिक आस्था का सवाल आएगा, क्या आप इतनी हिम्मत उठा पाओगे? असल ये है कि आप असल मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। ये जो पैसा हम टैक्स देके आपको दे रहे हैं, आप इस पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। ईश्वर, आपने देखा ना, ईश्वर कभी कहता है कि मुझे पैसा दो? ईश्वर तो कहता है देने वाला है। ठीक है, यहाँ तो राम के नाम पे भी लूट मची है। दोनों हाथों से लूटो, दिल खोल के लूटो, धर्म के नाम पे लूटो लूटो लूटो। लेकिन जब इनसे हम ये कहते हैं कि भाई इसमें हमारी भी हिस्सेदारी है, लूट में नहीं, हमारी हिस्सेदारी किस चीज में है कि हम भी टैक्स देते हैं, इस पैसे का कुछ हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति दे दो, तो तब इनको श्राप हो जाता है। समझ रहे? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें इन लूट को समझना पड़ेगा और लूट पे अपनी बात रखनी पड़ेगी। और जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, ये जवाब नहीं देंगे। इनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो ये चाहते हैं उस पर काम होता रहे। क्या हम इनके हिसाब से काम करेंगे? फिर हम गुलामी तो हुए ही नहीं हुए। वो अलग बात है कि मुझसे बड़े बड़े गुलाम भी यहाँ थे, अभी वो इधर उधर गए, वो टहले। लेकिन कब तक हम इस देश में गुलाम बनकर रहेंगे, आप बताओ? क्या हम ये लड़ाई गुलाम बनने के लिए लड़ रहे हैं? जब संविधान के रहते ये हालात है तो सोचो अगर संविधान न बचा तो क्या होगा? फिर ऋतु जैसी बच्चियां देख भी नहीं पाएंगी, देख भी इंस्टीट्यूशन की तरफ। समझ रहे हो? अगर इस देश में प्रधान से लेके, और प्रधान छोड़िए, वार्ड मेंबर से लेके और प्रधानमंत्री तक अगर बहन बेटियां बनी है तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से जानते नहीं है। और हम ये भी नहीं कोशिश कर रहे, हम कमियां गिनाते, हम ये नहीं गिनाते कि हम हमारे इस देश के संविधान में खूबियां क्या है। तो मैं इसलिए आग्रह करूंगा, आप कुछ मत करो, अगले 2, 3, 4 घंटे जब तक बातचीत आगे ना बढ़े, आप खूंटा गाड़ के बैठ जाओ। क्या सर्दी हमें रुका सकती है? क्या ये तेज हवाएं हमें हमारा रास्ता रोक सकती है? जब हम घर से चल के यहाँ तक आए तो खाएं को घबराना, ठीक है? जब वो 145 दिन में उसको नहीं तकलीफ हुई, वो तो रोज आ जाती है ना, आंदोलन उठाने के बाद भी आ जाती नहीं आ जाती है। और 11-12 बजे जब पुलिस के लोग ही कहते हैं चलो साहब गाड़ियों में बैठो, तभी जाती है नहीं जाती है। या कहती है कि भाई अब तो देखो हालात क्या हो गए, ना हम जेल से डरते, ना हम मुकदमों से डरते, ना ही हम किसी धमकी से डरते, तो हालात क्या है, करो मरो के हो गए। इसलिए फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि संघर्ष करो, संघर्ष रास्ता। और अगर नहीं करोगे संघर्ष तो भविष्य क्या है? अगर पहले जैसा भारत चाहते हो तो फिर मत करो, और अगर ऐसा भारत चाहते हो जैसा सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा तो फिर करो। इसीलिए हमने 22 तारीख को दिल्ली की टीम ने जंतर मंतर पे संविधान सभा बुलाई, क्योंकि 22 तारीख को 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, उसके लक्ष्य उद्देश्यों को स्वीकार किया गया था कि इस संविधान के लक्ष्य उद्देश्य क्या होंगे, जिनको अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और दूसरी तरफ ये आंधी चल गई है कि संविधान को हटाओ, संविधान को हटाओ, संविधान को हटाओ। जो संविधान के लक्ष्य थे, जिन लक्ष्यों के लिए संविधान आया, जो उद्देश्य थे कि अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान की जिंदगी मिले, अवसर की क्षमता, हक अधिकार मिले और उनके साधन संसार सुरक्षित रहे, वो तरक्की करे, वो अब तक सब लोगों तक नहीं पहुंची। लेकिन संविधान के पूरे खात्मे की बात होने लगी है तो वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ के सरकार को बताना कि ये प्रस्तावना लागू कराने के लिए अगर आप इसको खत्म करने की सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। हम इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचा के रखेंगे, हम इस देश की संविधान की जो लक्ष्य उद्देश्य है उनको हम लोग संभाल के रखेंगे, उसको लागू कराने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मैं आशा उम्मीद करूँ कि जब जब यहाँ वक्ता बोलेंगे आप लोग बहुत उत्साहित होकर इधर उधर नहीं भागे, आराम से बैठ के सुनेंगे। कितने लोगों ने
नहीं, ईमान एक मिनट चलो। एक होता है ईमान, एक होता है ईमानदार। जो ईमानदारी से बैठेंगे, क्योंकि देखो मैं भी समझता हूँ, आप थोड़े से पीछे पीछे हो जाओ, क्योंकि है ना पैर से देनी होगी, दिक्कत होगी। आप समझते ना, अपने आप को रिलैक्स कर लो, थोड़े से पीछे पीछे हो जाओ, पैर सीधे कर लो। मानो कि आप अब आपको आराम करना, बहुत प्रयास हो गया आपको, इस तरह से होकर बैठो कि आप आराम से बैठ सको। पैर अगर नहीं, पैर मुड़े रहेंगे तो क्या होगा? आराम से बैठो। इस मिट्टी में हमारा खून शामिल है। ये रोलर ने बनाई, रोलर पे प्रधानमंत्री नहीं बैठे होंगे। ये सड़क बनाने में हमारे लोगों का पसीना शामिल है ना। आराम से बैठो, ये एक नेचुरल एकता है। किसान, सवेरे, मजदूर, नौजवान की नेचुरल एकता है। आज हम के पास है, निकल जाओ। नहीं साइड आज हमें संघर्ष का एक नया अध्याय लिखना कि किस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, फूले, साहू को मानने वाले लोग कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है। अगर उनको कुचला जाएगा, उन पर गोलियां चलेंगी, लाठियां चलेंगी, जेल जाना पड़ेगा, उसके लिए तैयार है, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आपका यही एटीट्यूड बना रहा। अगर आपने ये एटीट्यूड छोड़ दिया और आप समझौतावादी हो गए, जिसका मुझे बहुत तकलीफ है, मैंने इसको भी कहा ऋतु को कि मुझे इस लड़ाइयों से बहुत नफरत होगी अंदर से, कि समय दो, हिम्मत दो, साधन लगाओ, लड़ो, और जिसके लिए लड़ रहे हो वो समझौता करके चुपचाप निकल जाता है, हम सब आपसे बन जाते हैं। इससे मुझे नफरत होगी, इसलिए कह रहा हूँ वो लड़ रही है, आप लोग भी हिम्मत बना के लड़ जाओ, और जितनी देर बैठ जाएंगे उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। जानते हैं नहीं जानते? अभी तो बहुत लोग हैं जो काम से लौटेंगे, काम से लौट के आके फोन देखेंगे, अरे उन्हें पता लगेगा हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो दौड़ के आएंगे, खाना भी लाएंगे, कंबल भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। भाई ये लोग अगर हमें उस गेट पे ही बैठने दे रहे हैं, 4 नंबर गेट किधर आगे, 4 नंबर गेट पे नहीं बैठने दे रहे, तो हम बैठे 4 नंबर गद्दे, ये तुम्हारे तन से कपड़े ना छीन लेंगे। सुनो, अब तो तुम्हारे जहाँ तुम बैठते हो उसको शुद्ध करने के लिए पानी डाल रहे हैं, पहले तो पीने के लिए पानी नहीं देते थे। ये दिल्ली है, यहाँ पीने के लिए 1 गिलास पानी के लिए बहुत, ये तो बैरिकेडिंग के उधर भी हमारे लोग हैं, बैरिकेडिंग के इधर भी हमारे लोग, इनसे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। देखो ये भी जान लो, पुलिस और जो हमारा अर्धसैनिक बल है, इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है।